बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स 1 के इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक के साथ हम सेकंड लेक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं और हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी अबाउट द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। और ये जो लफ्ज़ इंग्लिश लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रहा है इसके बारे में लेटेंस के क्लेम को देखा था। लेटेंस कह रहे थे कि ये लफ्ज़ स्टेटस था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज ने अडॉप्ट किया, वेयर एज इटालियंस का कहना था कि हमारा लफ्ज़ स्टेटिस्टा को अडॉप्ट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, जबकि जर्मन्स का कहना था कि हमारा लफ्ज़ है STATISTI की स्टैटिस्टिक और इसको इंग्लिश लैंग्वेज ने अडॉप्ट किया, जबकि फ्रेंच ने भी इसी से मिलता जुलता दावा किया और अपने लफ्ज़ स्टैटिस्टिक को प्रेजेंट किया और कहा कि ये लफ्ज़ हमारे पास जो यूज़ हो रहा है फ्रेंच के अंदर, ये इस लफ्ज़ को इंग्लिश लैंग्वेज ने अडॉप्ट किया। फिर एक हमने कोइंसिडेंस देखा था कि ये तमाम लफ्ज़ जो है इटालियन का लफ्ज़ स्टेटस हो, लेटिन का वर्ड स्टेटस हो, इटालियन का वर्ड स्टेटिस्टा हो, जर्मन का वर्ड स्टैटिस्टिक या फ्रेंच का वर्ड स्टैटिस्टिक हो, ये तमाम के तमाम जो मीनिंग कन्वे कर रहे थे दैट वाज पॉलिटिकल स्टेट। हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन की है, आप लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारी जो गुफ्तगू रहेगी अबाउट द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। और ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है आज के दौर के अंदर, आज की दुनिया के अंदर जब कोई भी शख्स इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो किन किन डिफरेंट मीनिंग्स में इसको इस्तेमाल कर सकता है। याद रखें, कोई भी लफ्ज़ है वो हमारे पास एक से ज़्यादा मीनिंग्स में यूज़ हो सकता है। आप इसी की एग्जांपल है, लफ्ज़ मीन है हमारे पास, मीन भी हमारे पास 2 से 3 मीनिंग्स दे देता है। मैं आगे कहूँगा व्हाट डू यू मीन, तो यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया मतलब के लिए। अगर मैं ये कह दूँ, किसी को कह दूँ कि यू आर टू मीन, तो इसका मतलब है आप बहुत मतलबी हो। इसी तरह कोई कह दिया व्हाट इज़ द मीन ऑफ 2 and 4, 2 और 4 की मीन का मतलब होगा 2 और 4 की एवरेज। एक लफ्ज़ हमारे पास मीन है और वो हमारे पास 3 डिफरेंट मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा मीनिंग्स में यूज़ हो रहे होते हैं। जस्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो हमारे पास 3 डिफरेंट सेंस में यूज़ हो रहा होता है। प्लूरल सेंस में यूज़ होता है, सिंगुलर सेंस में यूज़ होता है। इसके अलावा प्लूरल सेंस एक और किसी और चीज़ के प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। ये माइंड इट, इसको मिक्स ना कीजिएगा। ये 1 जिसको मैंने टिक किया स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, और ये लास्ट वाला स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, ये हमारे पास रिपीटिशन नहीं है, ये 2 डिफरेंट चीज़ों की प्लूरल्स की भी बात हो रही है। मैं इसको क्लियर करता हूँ आपको। जब हम कह रहे हैं कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज इन प्लूरल सेंस, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमने लफ्ज़ डाटा इस्तेमाल करना होता है तो उसकी जगह पे हम अमूमी तौर पर लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बैट्समैन की परफॉर्मेंस को बताना चाहते हैं कि उसने प्रीवियस 5 मैचेस के अंदर जो है क्या परफॉर्मेंस दी है, तो उसके आप कहते हैं कि पहले मैच में इसने इतना स्कोर बनाया, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। तो जो आप स्कोर्स की लिस्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि उसने पहले मैच में उसने 10 रन बनाए, तीसरे में 30 बनाए, चौथे में उसने 50 बनाए, फिर वो 0 पे आउट हो गया, फिर उसने 100 बनाए। तो ये जो आपके पास लिस्ट ऑफ रन्स जो है, ये लिस्ट ऑफ रन्स बेसिकली हम इसको कहते हैं ये डाटा है। डाटा को कहने के बजाय हम लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं ये स्टैटिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल, ये बैट्समैन ए के स्टैटिस्टिक्स है, या हम ऐसा कह सकते हैं ये बैट्समैन ए का डाटा है। तो ये हमारे पास जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस के अंदर, वो डाटा के लिए यूज़ हो रहा होता है। और डाटा याद रखें, डाटा हमारे पास कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन हमारे पास प्लूरल होते हैं। इसी तरह जब ये सिंगुलर सेंस में यूज़ हो रहा है तो ये रेफर कर रहा होता है बेसिकली एक ब्रांच ऑफ नॉलेज की तरफ जिसका नाम स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, उसका नाम स्टैटिस्टिक्स है। तो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास सिंगुलर ही कहलाएगा, लिहाजा इस तरह हम इसको सिंगुलर सेंस में भी यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास एक और लफ्ज़ है दैट इज़ स्टैटिस्टिक। यहाँ पर याद रखें, देखें हमारे पास लफ्ज़ है STATISTIK, इसके एंड पे S नहीं है। तो हम जब इस लफ्ज़ का प्लूरल बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली S एंड पे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पास बुक है एक लफ्ज़, जिसका प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं S ऐड कर देते हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक, अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है, अगर ये एक से ज़्यादा हो जाएंगी, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, सिंपली S ऐड कर देंगे एंड के ऊपर, तो ये लफ्ज़ हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास ये जो लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स है 3 डिफरेंट मीनिंग में यूज़ हो रहा है। एक हमारे पास we use the word statistics instead of data, whereas in singular sense we use the word statistics
एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद सर्टन थिंग्स, उसकी डिस्कशन हमारे पास आगे लेक्चर में आएगी। और फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है, या हम एक कहते हैं कि एक फिनोमेना है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक, और उसके प्लूरल के लिए भी यही लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स से इस्तेमाल होता है। आज हमारी डिस्कशन जो मेनली रहेगी वो रहेगी डाटा के ऊपर, ठीक है। तो डाटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स का जो कोर्स है हमारे पास, इसके अंदर डाटा हमारे पास फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होगा और हमने उसके ऊपर मैनिपुलेशंस डिफरेंट करनी होंगी। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है। तो फॉर्मली डिफाइन करते हैं डाटा को। व्हाट इज डाटा? डाटा इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इन न्यूमरल्स। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में ऐसा कहूँ कि आपके पास जो फैक्ट्स हैं वो सिंगल नहीं हो बल्कि एक से ज़्यादा फैक्ट्स हो ऑफ द सेम काइंड, यानी कि होमोजीनियस हो। और इन न्यूमरल्स का मतलब है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हो, न कि हमारे पास किसी भी और अंदाज से प्रेजेंट हो। तो यानी कि उसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेस किया जा सके। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल उठाता हूँ ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। ये मैंने एक हल्का सा एक चार्ट बनाया है और 1 2 3 4 5 4 बच्चे हैं, उनका नाम लिख लिया, फ़हद, कुमैल, उमैस, नुमान। तो उनसे उनकी हाइट्स पूछी और नोट डाउन कर ली, वेस्ट पूछ के वो भी नोट डाउन कर लिया, वेट पूछ के नोट डाउन कर लिया और उनकी हॉबीज़ को पूछ लिया। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये मैं अगर सिर्फ हाइट्स वाले जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या ये जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं क्या ये हमारे पास डाटा है? तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, क्या ये सारी वैल्यूज़ होमोजीनियस हैं, क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो इन चीज़ों को चेक करके हम तय कर सकते हैं कि ये डाटा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसमें चेक करते हैं क्या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, यस। क्या तमाम वैल्यूज़ होमोजीनियस हैं, यस। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, यस। तो तमाम कंडीशंस पूरी हो गई तो कंक्लूजन क्या है, यस इट इज़ अ डाटा। इसी तरह यहाँ पर हम वेस्ट के बारे में देखें। यहाँ पर ये जो कॉलम मैंने आपके पास हाईलाइट कर दिया, ये हमारे पास जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं क्या ये एग्रीगेट है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, यस। होमोजीनियस हैं, यस। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो क्या हो गया, ये भी यस। तमाम कंडीशंस पूरी हैं, ये भी एक डाटा। इसी तरह इसको भी चेक कर लें तो ये भी आपको डाटा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हॉबीज़ को देखें, क्या हमारे पास ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं, यस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स तो हैं। ये ऑफ द सेम काइंड होमोजीनियस, या सारी की सारी हॉबीज़ ही हैं तो होमोजीनियस तो हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, हेंस ये डाटा नहीं होगा। क्वालिटेटिव डाटा होता है लेकिन उसको सर्टन कंडीशंस में डिफाइन करेंगे बाद में जाके, लेकिन ये हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा बहरहाल नहीं है। ओके, यहाँ पर अगर हम इस तरह इसको हॉरिजॉन्टली चेक करें, क्या ये हमारे पास डाटा है? तो क्या ये सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा है, यस एक से ज़्यादा फैक्ट्स हैं हमारे पास। क्या ये सारी की सारी एक ही जैसी हैं, होमोजीनियस है? नहीं, होमोजीनियस नहीं है। ये वैल्यू हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हॉबी है, तो ये सारी वैल्यूज़ एक जैसी नहीं है। इसी तरह ये वैल्यूज सारी की सारी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी नहीं है। अगर मैं इस हॉबीज़ को हटा भी दूं तो इवन देन ये वाली यहाँ वाला बॉक्स तो टिक हो जाना है, लेकिन इवन देन ये डाटा नहीं रहेगा क्योंकि उसने एक कंडीशन पूरी नहीं की, दैट मस्ट बी द क्या था हमारे पास, सारी वैल्यूज़ को कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेट ऑफ डाटा जो है, सेट ऑफ वैल्यूज़ जो होगा या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये डाटा नहीं होगा। तो तय ये पाया कि सबसे पहले हम ये चेक किया करेंगे 3 चीज़ों को कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है ऑफ द सेम काइंड है, न्यूमरल्स में है, तो हम उसको कहेंगे ये एक सेट ऑफ डाटा है। लेकिन जब हम देखें कि कोई भी एक कंडीशन हमारे पास फुलफिल नहीं हुई तो ये हमारे पास डाटा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू को तो हम डाटा नहीं कहते, लेकिन एक सिंगल वैल्यू हमारे पास इंपॉर्टेंट तो है। पहले हम वैल्यू लेंगे तो तब हम उसके बाद दूसरी वैल्यू कलेक्ट करेंगे, दूसरी वैल्यू की या तीसरी वैल्यू की बात तभी तो आएगी पहले जब हम एक वैल्यू ले चुके होंगे। कोई भी एक सिंगल वैल्यू किसी भी एक सेट ऑफ डाटा में, फॉर एग्जाम्पल मैं 65 को लिख दूँ, ये जो हमारे पास कोई भी एक सिंगल वैल्यू है, इस सिंगल वैल्यू को हम टेक्निकली ऑब्जर्वेशन कॉल करते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? अ सिंगल वैल्यू इन ए सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब मैं अगर इसी लफ्ज ऑब्जर्वेशन को यूज करके डाटा को डिफाइन करना चाहूँ दोबारा, तो ये हमारे पास लेट्स से मैं इस पूरी वैल्यूज को देखता हूँ, क्या ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है? यस ऑब्जर्वेशन है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन है। तो ये सेट ऑफ होमोजीनियस ऑब्जर्वेशंस क्या बनेगी? सेट ऑफ होमोजीनियस ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास डाटा ही होगा। तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन आपके पास बन जाती है, क्या है जी? सेट ऑफ होमोजीनियस ऑब्जर्वेशंस कॉल्ड डाटा। ओके जी, ओके।
जब हम डाटा की बात कर रहे हैं तो डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो टाइप का डाटा आता है। एक होता है हमारे पास पॉपुलेशन डाटा और एक होता है हमारे पास सैंपल डाटा। पॉपुलेशन डाटा से क्या मुराद है? व्हाट इज पॉपुलेशन डाटा? बेसिकली पॉपुलेशन डाटा इज सेट ऑफ कंप्लीटली इन्यूमरेटेड ऑब्जर्वेशंस अंडर स्टडी। आप जिस भी चीज़ के बारे में स्टडी बना रहे हैं उसके अंदर मौजूद ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन जो आपसे मुतल्लिका है, आपकी स्टडी से मुतल्लिका है, आप उसकी ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करके उनको लिस्ट अप कर लें तो ये जो आपके पास सेट ऑफ डाटा आएगा दैट विल बी पॉपुलेशन डाटा, क्योंकि आपने किसी भी वैल्यू को स्पेयर नहीं किया, किसी भी वैल्यू को छोड़ा नहीं है। लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन डाटा हर मौके के ऊपर लेना या हमेशा अवेलेबल होना ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स हमारे पास ये कॉस्टली भी हो सकता है, तो हम सैम्पलिंग भी प्रेफर करते हैं। इसी पूरी पॉपुलेशन के अंदर से कोई थोड़ा सा इसी का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट उठा लिया जाए तो हमारे पास वो सैंपल कहलाएगा। व्हाट विल बी द सैंपल डाटा? सैंपल डाटा इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन डाटा। जो सैंपल डाटा है वो स्मॉल पार्ट है। ये अगर हमारे पास, इसको मैं यहाँ से एग्जांपल कर देखें, हमारे पास ये एक पूरी पॉपुलेशन है, हमारी जो भी स्टडी बन रही है उसके अंदर ये चीज़ें हमारी उस स्टडी से मुतल्लिका है। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ अगर कलेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाए, कॉस्टली हो जाए, टाइम टेकिंग हो जाए, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इसके अंदर से छोटा सा पार्ट उठा लिया जाए, सारी वैल्यूज़ ना उठाई जाए, कुछ थोड़ी सी वैल्यूज़ को स्टडी कर लिया जाए। तो हमारे पास ये जो सैंपल निकला है कहाँ से आया है? पॉपुलेशन के अंदर ही से आया है। तो ये हमारे पास वो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के थ्रू हम पॉपुलेशन में से सैंपल बाहर निकाल रहे होते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? बेसिकली सैम्पलिंग इज द प्रोसीजर टू ड्रा सैंपल्स फ्रॉम एनी पॉपुलेशन। देखिए हमारे पास जो भी पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन तो जैसी भी होगी उसके अंदर से जो सैंपल उठाएंगे हम, उसको ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि ये सारे बच्चे हैं बहुत सारे और उनकी डिफरेंट हाइट्स जो है ना वो नोट डाउन हुई हैं, और सारी हाइट्स जो है ना मैं नहीं कलेक्ट कर सकता, तो मैं थोड़े से बच्चों को कंसिडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ मेरे पास 1000 वैल्यूज़ हैं और मैंने इसमें से रैंडमली 50 को ले लिया। अब 1000 में से रैंडमली जो मैंने 50 सेलेक्ट की, लेट से मैंने सारे के सारे बच्चे जो 50 सैंपल के तौर पे सिलेक्ट किए हैं, ये सारे उनमें सारे टॉप के लंबे उठा लूँगा तो मेरे पास ये डाटा जो है सही तौर पे अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इस पॉपुलेशन के अंदर मौजूद लंबे लंबे बच्चों को उठा लिया गया है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो 50 बच्चे उठाए गए सारे सबसे कम हाइट के बच्चों को मैं कंसिडर कर लूं और बाकियों को छोड़ दूं, लंबों को और दरमियानों को छोड़ दूं, तो ये भी डाटा जो है ना, ये जो हमने सैंपल का जो डाटा कलेक्ट किया होगा, सैंपल का डाटा, ये भी हमारे पास अपनी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जिसका मतलब ये है कि हम जब पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रा कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई डिफाइंड प्रोसीजर होता है, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं ताकि हम इस तरह की बायस्डनेस से बच सकें। सैम्पलिंग का एक डिटेल्ड चैप्टर मौजूद है आपकी सेकेंड ईयर की बुक के अंदर। यहाँ पर हम सैम्पलिंग को सिर्फ इसी हद तक रहने देंगे, मज़ीद हम मूव करते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास क्या है करने के लिए। ओके जी, सबसे पहले हम डाटा को देखते हैं। कलेक्शन के हिसाब से डाटा हमारे पास है बेसिकली दो टाइप का, कि जब हम डाटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, या पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या सैंपल का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हम डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, खुद कलेक्ट कर रहे हैं या किसी और का कलेक्ट किया हुआ डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम देखें इस हिसाब से डाटा कलेक्शन के हिसाब से, तो डाटा की बनती हैं दो टाइप से, एक होगा हमारे पास प्राइमरी डाटा और एक होगा हमारे पास सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज प्राइमरी डाटा? एनी डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्चर हैं और आपने कोई स्टडी बनानी है और उस स्टडी के अंदर जो मौजूद वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो आप खुद कलेक्ट करें, खुद नोट डाउन करें, रिसर्चर हिमसेल्फ, और बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिसर्चर, या फिर आपका कोई नुमाइंदा जिसको आप अपने दोस्त को या अपने भाई को कहें कि ये चीज़ कलेक्ट करके लेकर आओ, तो वो आपके लिए जो डाटा कलेक्ट करके लेकर आएगा वो रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ जो आपके पास डाटा होगा, आपकी नुमाइंदगी करते हुए, रिसर्चर की नुमाइंदगी करते हुए जो शख्स कलेक्ट करके लेकर आएगा वो हमारे पास इवन देन प्राइमरी ही डाटा होगा। ठीक है, दोबारा देख ले इसको। कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ और एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिसर्चर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, जो भी रिस्पोंडेंट हैं या जिनसे आपने मालूमात लेनी है उनसे, थ्रू फील्ड वर्क, खुद फील्ड वर्क किया जाए, इज नोन एज प्राइमरी डाटा। ओके, एंड द सोर्स विच प्रोवाइड द
डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, जिस सोर्स से आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है और जो आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं या आपका अपना नुमाइंदा कलेक्ट कर रहा है, जिस जगह से कलेक्ट कर रहा है उस जगह को हम कहेंगे दैट इज प्राइमरी सोर्स। वो आपके पास सोर्स होगा प्राइमरी सोर्स। ठीक हो गया। अगर हम सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा में बेसिकली फर्क यही है कि प्राइमरी डाटा आपका अपना कलेक्ट किया हुआ डाटा होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा किसी और का कलेक्ट किया हुआ डाटा था, खुद कलेक्ट नहीं किया आपने बल्कि उससे आपने मांग लिया। इफ डाटा आर नॉट कलेक्टेड बाय रिसर्चर और हिज रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली फ्रॉम एक्चुअल रिस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट, तो फिर कहाँ से लिया गया? बट ऑब्टेन फ्रॉम समवन्स एल्स रिकॉर्ड, किसी और के रिकॉर्ड में से आपने उस डाटा को हासिल किया है या किसी पब्लिकेशंस में से लिया है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसकी भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह किसी लेक्चर के अंदर। ओके जी, दोबारा हम देख लेते हैं कि कोई भी डाटा जो कि रिसर्चर ने खुद कलेक्ट नहीं किया या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने कलेक्ट नहीं किया डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट, बट ऑब्टेन किया गया है किसी और के रिकॉर्ड से या पब्लिकेशन से, देन द डाटा ऑब्टेन इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ऐसे डाटा को हम कहते हैं ये सेकेंडरी डाटा है, और जिस सोर्स से आपने सेकेंडरी डाटा हासिल किया है उसी सोर्स को हम कहते हैं दैट इज सेकेंडरी सोर्स। जरा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इनकी, प्राइमरी डाटा की और सेकेंडरी डाटा की। प्राइमरी डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आपको पता चल जाता है कि डाटा प्राइमरी है या नहीं। जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली वो रॉ फॉर्म में होगा आपके पास, बाद में आप उसको जाके ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी सेंस ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, तो आपके पास फौरी तौर पे जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में तो नहीं होता। ठीक है, इस वजह से वो जो भी डाटा होता है प्राइमरी डाटा वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है, फर्स्ट हैंड डाटा होता है, खुद कलेक्ट किया उसके ऊपर आपका भरोसा भी ज़्यादा होता है, अनट्रीटेड होता है, किसी भी किस्म की उसके साथ आपने अभी तक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं की होती। प्राइम डाटा है अनऑर्गेनाइज्ड या अनग्रुप डाटा है, और कलेक्ट कहाँ से किया गया है? कलेक्ट किया है रिस्पोंडेंट्स ने, इन्फॉर्मेंट ने या इन्यूमरेटर्स ने, और कहाँ से कलेक्ट किया गया? प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया है। तो ये रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ डाटा। ओके जी, जबकि सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा तो हमने देख लिया था कि खुद तो कलेक्ट नहीं किया जाता। खुद जब कलेक्ट नहीं किया जाता, किसी और के रिकॉर्ड से आप जब वो ले रहे होंगे, तो वो आपके जो डाटा आपको दिया जाएगा वो ट्रीटेड डाटा होगा। देखिए, आपसे भी अगर कोई शख्स कोई चीज़ मांग ले तो आप उसको उसी तरह की रॉ फॉर्म में नहीं देते, बल्कि उसको प्रेजेंट करते हैं, बेहतर से अंदाज में उसको प्रेजेंट करके देते हैं ताकि जो यूज़ करे तो उसके लिए आसानी हो। सबसे पहले तो ट्रीटेड डाटा होता है, ऑर्गेनाइज्ड होया हुआ होता है ग्रुप्स में, और कलेक्ट किया जाता है किसी और के रिकॉर्ड में से, और कलेक्ट नहीं किया जाता। कहाँ से नहीं कलेक्ट किया जाता? खुद प्राइमरी सोर्स से नहीं कलेक्ट किया जाता, बल्कि सेकेंडरी सोर्स में से उठा लिया जाता है, सेकेंडरी सोर्स में किसी भी और का डाटा जो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हमने जो गुफ्तगू की है वो स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस के ऊपर गुफ्तगू करते हुए डाटा को हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ सिंगुलर सेंस में जो हमारे लिए यूज़ होता है, जो कि एक ब्रांच ऑफ नॉलेज को या बॉडी ऑफ नॉलेज को प्रेजेंट कर रहा होता है, जिसका नाम स्टैटिस्टिक्स है। उसको हम बाकायदा तौर पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या मीनिंग है। ओके जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। लेक्चर 3 इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान में रख लीजिए, मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया है और अभी मैं आपके पास अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में इसी की बात। ओके जी।